नमस्कार, मैं आपके साथ रीमा प्रसाद। आज डंके की चोट पर सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई 80% बनाम 20% की है। यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि यूपी में लड़ाई 80% बनाम 20% की हो चुकी है। इस बयान के मायने हम आगे समझेंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि चुनावी माहौल में कहा क्यों सीएम योगी ने। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत कई दलों ने आपत्ति जाहिर की है। विपक्षी दलों का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ धार्मिक रूप से विभाजन कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तो चुनाव आयोग से योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई तक की मांग कर दी है। सवाल अब ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ किस 20% की बात कर रहे हैं। पहले ये समझना जरूरी है, क्या वो यूपी में 20% मुस्लिमों की बात कर रहे हैं? हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ उन 20% सीटों की बात कर रही हैं जहां 2017 में बीजेपी की हार हो गई थी। इसकी संभावना है योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों के 20% परंपरागत वोटर की बात कर रहे हो, यह भी एक बात हो सकती है। 20% वो लोग भी हो सकते हैं जिन्हें योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचा है। 20% वो भी लोग हो सकते हैं जो यूपी में बदलाव चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ माहौल चाहते हैं। 20% वो भी लोग हो सकते हैं जो सरकार के कामकाज से नाराज है। ऐसे में यह कहना कितना सही है कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों के लिए यह बयान दिए हैं, यह समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है योगी आदित्यनाथ का वो बयान एक बार फिर सुनना कि आखिर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा क्या। ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ अब इसी मसले पर बहस करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रिजवान अहमद का स्वागत करती हूं। इसके अलावा शौकत अली समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनका स्वागत करती हूं। पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में शलभ मनी त्रिपाठी जो कि बीजेपी से है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले बिना वक्त जाया किए समाजवादी पार्टी का रुख करती हूँ। 20% का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? शौकत अली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक नारा था, हाँ। सबका साथ और सबका विश्वास। वो नारा कहीं ना कहीं आज झूठ साबित होगी, क्योंकि अगर आप 20% की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि आप सबके मुख्यमंत्री हैं, 100% पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी 20% और 15% और 18% के मुख्यमंत्री हैं। 20% का मतलब आपको मुस्लिम समझ में आ रहा है? सुन तो लीजिए, मैं तो अभी पूरी बात तो कर रहा हूँ रीमा जी। अगर आप किसी भी परसेंटेज का आंकड़ा लगाकर ये कहेंगे कि हम इतने परसेंट के वोट चाहते हैं या इतने परसेंट की हम सीटें चाहते हैं या इतने परसेंट की सरकार है, तो हम ये साफ तौर पे कहेंगे कि आपका जो वो नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो पूर्णतः झूठा साबित हो रहा है। ये पहला झूठ है उत्तर प्रदेश की सरकार का, जो उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हाँ हम झूठे हैं। हम 20% की बात नहीं कर रहे हैं, हम 80% की बात कर रहे हैं। हमें 80% का वोट चाहिए या फिर 80% आबादी की हम बात कर रहे हैं। शलभ मनी जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं उनसे ये सवाल समझ लूंगी कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 से जब बातचीत की तो वहां उन्होंने साफ ये कह दिया कि 20% में मुस्लिम उन्होंने नाम नहीं लिया, मुस्लिम नाम आप लोग ले रहे हैं। 20% में उन्होंने ये कहा कि जो लोग नाराज हैं, जो राष्ट्रहित की बातें नहीं करते हैं, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आप क्यों एक धर्म में, एक मजहब में इसको कोट करके देख रहे हैं? रीमा जी देखिए, अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र में नाराजगी व्यक्त करता है, हाँ। और उसे नाराजगी होती है, सरकार से तमाम लोगों की नाराजगियां रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार उसको साफ तौर से कह दे कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं। अगर सरकारें इस तरह का बयान देने लगेंगी या सरकारें इस तरह करने लगेंगी तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश कहां चला जाएगा? संपूर्ण उत्तर प्रदेश विभाजन की ओर बढ़ने लगेगा। तो मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री जी का जो बयान था बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन वो कह रहे हैं ना शौकत जी, वो कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम नहीं कहा है। बीजेपी के जितने लीडर से बातचीत कीजिए वो कहते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं मुस्लिम। आप क्यों खुद से मुस्लिम मान रहे हैं? हम लोग भी इस बात की बात नहीं कर रहे। हम बार बार रीमा जी एक ही बात दोहरा रहे हैं कि आप स्वीकार करिए कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या उन लोगों के मुख्यमंत्री नहीं हैं जिन लोगों ने आपको वोट देने का काम नहीं किया, या उन लोगों के मुख्यमंत्री नहीं है जिनको आपकी विचारधारा समझ में नहीं आई। सरकार से तमाम लोग नाराज रहते हैं,
तमाम यूथ आज नाराज है, तमाम नौजवान आज नाराज, तमाम किसान नाराज हैं, तो आप ये साफ तौर पे कह देंगे कि सरकार इनके लिए काम ही नहीं करना चाहती है, सरकार इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती, कोई सरोकार नहीं रखना चाहती। तो ये बयान रिजवान अहमद इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। रिजवान, मैं आपसे समझना चाहती हूं, आपको ये 80 बनाम 20 में 20 क्या समझ में आ रहा है, 20% क्या समझ में आ रहा है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो ये जो 80 बनाम 20 है, बिल्कुल साफ साफ बात करें, ये जो 80 है ये कभी भी 80 ना हो पाया, ना है, ना होगा। पिछले 800 साल में नहीं हो पाया। अगर हो गया होता तो शायद 20 की समस्या ही ना रहती। अगर 20 होता भी तो समस्या का बायस ना बनता। तो ये 80 और 20 कभी नहीं हो पाएगा। ये 40 बनाम 20 तो मैं मान सकता हूं, लेकिन 80 बनाम 20 ये कभी नहीं हो पाएगा। ये देश का दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है, आप जैसे चाहे इंटरप्रेट कर लें। दूसरी बात, जो अभी हमारे एक भाई ने बोला कि सरकार से सबको नाराजगी होती है, सरकार को किसानों से नाराजगी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम उनके लिए काम नहीं करेंगे जो हमारे लिए नाराज हैं। लेकिन यहां पर सीमा एक फर्क है, यहां बात सरकार की नहीं है जी। यहां मुसलमान सरकार से नाराज नहीं है, यहां मुसलमान उस विचारधारा से नाराज है जो आज सत्ता पर बैठी है 100 साल से। मोदी और योगी चाहे जलते तवे पर बैठ के भी ये कहें कि सिलेंडर में तुम्हारे साथ पक्षपात नहीं होगा, घर मिलेंगे पक्षपात नहीं होगा, लड़कियों की स्कॉलरशिप में पक्षपात नहीं होगा, हाँ। सड़क बनेगी तो तुम्हारी भी बनेगी, तुम्हें भी न्याय मिलेगा। अभी आपने बुल्ली बाई का केस देखा, सुल्ली बाई का केस देखा। दिल्ली पुलिस ने कितना अच्छा काम किया है, वहां पर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने ना जात देखी ना धर्म देखा, सबको पकड़ के दिल्ली ले आए। शौकत अली, अगर आप सुन रहे होंगे तो मैं एक बार फिर आपके पास रुख करूंगी। अभी पंकज श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। मैं पंकज जी आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये 80% बनाम 20% की जब बातें हो रही है, हालांकि आपके जो पार्टी के लोग हैं वो तो अब आपका साथ छोड़ रहे हैं, जो एम समीकरण आप बिठाने की कोशिश कर रहे थे तो एन मौके पे कहते हैं कि अब तो लड़ाई समाजवादी बनाम बीजेपी हो गई है। तो क्या अभी 20% को लेकर या इस पूरे प्रकरण में आप कुछ कहने की स्थिति में है? रीमा जी, हम बहुत कुछ कहने की स्थिति में हैं। सवाल है कि आप सुनने की स्थिति में हैं कि नहीं। नहीं, बिल्कुल, तभी सवाल पूछे ही पता है कि हाँ, नहीं जा रहा है, क्या छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा मौका मुझे दी। बिल्कुल, जो कहा है योगी आदित्यनाथ ने, उसके पीछे पूरा उनका इतिहास, उस दिन किस तरह से वो पूरी भाषा और अपनी भंगिमाओं का इस्तेमाल करते रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ, कोई ये छिपी हुई बात नहीं। पिछले दिनों जिस तरह से देश में हरिद्वार से लेकर और दूसरी तमाम जगहों पर मुसलमानों के संघार का पूरा नारा दिया गया, ये भी छुपी बात नहीं है। 20% उत्तर प्रदेश में और कुछ नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है, ये सब जानते हैं। हाँ। इसलिए उसको आप बहुत ज्यादा अगर छुपाने और ढकने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का सामान्य भी समझ रखने वाला ये बात जानता है कि योगी आदित्यनाथ दरअसल कहना क्या चाहते हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं। इसलिए कि और उनके पास कहने को कुछ है नहीं। अभी उत्तर प्रदेश जो है ओमिक्रॉन और कोरोना की पूरी तरह से जद में है। और मतलब आप मान रहे कि 20% का मतलब आपको भी समझ में आ गया कि मुस्लिम प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में फिसड्डी है। शलभ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप लोगों के सवाल लेकर उनके पास जाऊंगी। सबसे खराब व्यवस्था आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए। 20% का मतलब आपको भी मुस्लिम समझ में आ रहा है? एक लाइन में जवाब दे दीजिए। देखा है जिसमें उत्तर पंकज जी जितने सवाल उठा रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब लूंगी मैं। आप सुन रहे हैं मुझे? पंकज जी ऐसे कंटिन्यूअसली मत बात कीजिए। भयानक असफलता का एक प्रतीक है। दर्शक हमारे सुन नहीं पाएंगे। अगर वो इस तरह की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं। चलिए, शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और जब तक आप नहीं जुड़े थे तब तक दो लोगों से मैं बातचीत कर चुकी हूँ, कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी से। योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 से बातचीत में मुस्लिम का जिक्र नहीं किया। उन्होंने 80% बनाम 20% कहा, जो कि राष्ट्र विरोधी हैं, उनके लहजे में उन्होंने कहा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े हैं, उनका कहना है कि आपने कैटेगराइज कर दिया, आपने परसेंटेज का जिक्र किया है, आप मुस्लिम की बात करें। क्या वाकई आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो अपनी बात की शुरुआत यहीं से करूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, तिन पावे प्रभु मूरत वैसी।
जिन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, जिन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश में नकारात्मक राजनीति की है, जिन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद की राजनीति की है, वो यही सोच सकते हैं। उनकी सोच का स्तर ही यही है। जिनको उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा से अराजकतावादी माना है, जिन्होंने गुंडागर्दी की है उत्तर प्रदेश में, उनकी सोच का दायरा इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। मैं तो आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि कुछ प्रश्न आपने मुझसे पूछे, आप एंकर हैं इस शो की, मैं भी कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा और यही साफ हो जाएगा कि 80% बनाम 20% क्या है, कौन 80% है, कौन 20% है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश में जब 2017 के पहले दंगे हुए, हजारों लोग, सैकड़ों लोग बेघर हुए, मारे गए, तो उस वक्त आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? यकीनन बुरा लगेगा। तो जाहिर सी बात है, आप उन 80% लोगों में है जो दंगे के खिलाफ हैं, जिनको बुरा लगा। उत्तर प्रदेश में जब आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए और उन आतंकवादियों के मुकदमे जिन्होंने अयोध्या पर हमला किया, जिन्होंने वाराणसी में हमला किया, जिन्होंने प्रयाग लखनऊ में हमला किया, उनके मुकदमे जब वापस लेने का प्रयास 2017 से पहले हुआ, तो आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? बिल्कुल बुरा लगा। जाहिर सी बात है, जिनको अच्छा लगा जी, वो 20% में है, और जिनको आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना कष्ट हुआ वो 80% में है। ऐसे उत्तर प्रदेश में जब आतंकी घटनाएं हुई, जिनको अच्छा लगा वो 20% में है, जिनको दुख हुआ वो 80% में है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त शलभ जी, हुआ, मैं आपके पास एक बार फिर लौटती हूँ। वो 80% में है, जिनको दुख हुआ वो 20% में है। काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ, जिनको अच्छा लगा वो 80% में है, जिनको दुख हुआ वो 20% में है। उत्तर प्रदेश की जनता खूब समझ रही है कि ये 20% कौन है, 80% कौन है। शौकत जी, अब शलभ जी ने एक डेफिनेशन आपके सामने दिया है, उदाहरण के साथ आपको समझाया है। अब आप बताइए, आपका क्या जवाब है? जी रीमा जी, किसी भी सरकार में यदि कोई कृत्य होता है तो उसके खिलाफ मुकदमा होता है। लेकिन दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी की सरकार में जब एक दंगा हुआ तो हम लोगों ने मुकदमा लिखने का काम किया, और उन्हीं दंगाइयों को जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी ने मुकदमा लिखा, वो भारतीय जनता पार्टी में विधायक बने, बगैर मुकदमे के ट्रायल हुए, उनके ऊपर से बगैर मतलब कोई जुडिशरी ट्रायल हुई, उनके ऊपर से केस वापस लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मुकदमा वापस क्यों लिया गया, सरकार उनको क्यों बचा रही थी? आप निष्पक्ष हैं, एकदम ईमानदारी से काम कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि सरकार ने गलत मुकदमा लिख दिया तो मुकदमे का ट्रायल हो जाने दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा वापस लेने की एक परिपाटी चला रही है, और उसमें कोई जरूरी नहीं अपराधी हो, उसमें जुआनी भी शामिल है। मसले पे आप मैं बोल रही हूँ, सरकार के इस मुद्दे पे आप लोग हर वक्त बोलते हैं, लेकिन आज हम चूंकि पर्टिकुलर 80 बनाम 20 पे अगर बात करने बैठे हैं, उन्होंने कहा कि 20% में मुस्लिम नहीं है। मैं अभी से पूछ रही हूँ, 20% में मुसलमान नहीं है, उस एंगल से बात कीजिए आप। 20% में शलभ जी का कहना है मुस्लिम हमने नहीं कहा है। अब आप जवाब दीजिए। देखिए, ये जिसको 20% कहने का काम कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की आवाम ने समझ लिया है। सारी चीजें उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आती। इतना गुमराही से आपके जवाब बचने वाले नहीं है। आप कितनी साफ सफाई से जवाब देके चले गए कि हमने आपको नहीं कहा है, हमने मुसलमानों को नहीं कहा। तो किसको कहा? अरे कहने में, 2 शब्द कहने में क्या दिक्कत? आप कह दीजिए कि फलाने को हमने कहा है, बात खत्म हो गई। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता को साफ शब्दों में समझ में आ जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा, दुर्भाग्य से देखिए उस व्यक्ति ने कहा जो खुद सनातन धर्म का अगवा है, और सनातन धर्म में ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि आप बंटवारे की बात करिए। जब खुद धर्म गुरु इस तरह की बात कर ले। शौकत जी, 20% में आप बार बार कह रहे हैं कि वो मुस्लिम कह दे, 2 शब्द कहना मुस्लिम कह दे, ताकि आप कहें कि 15% एक हो जाओ, है ना? हमने ये किसी से कहा ही नहीं कि कोई एक हो जाए। हमने पहले पहली बातों में अपनी बात कहा, हमने पहली अपनी बातों में कहा कि आप उत्तर प्रदेश के, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। 15% पूरे देश का आंकड़ा लेके आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हमने कहा जब उत्तर प्रदेश में बंटवारे की बात उत्तर प्रदेश का मुखिया ही करेगा, तो उत्तर प्रदेश में कितने विभाजन हो गए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। जिस उत्तर प्रदेश ने चुनकर आपको भेजा, किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, आप जिसने वोट नहीं दिया आप उसके भी मुख्यमंत्री हैं, और जिन्होंने वोट दिया आप उनके भी मुख्यमंत्री हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम 20% के मुख्यमंत्री नहीं है, हम 80% के मुख्यमंत्री हैं? ये तो वो दावा फिर पूरी तरह झूठा हो गया जो आप कहते चले आए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मैं आपकी शौकत जी सहूलियत के लिए जहां पे मैं आपको लेके जा रही थी कि 15% का आप जिक्र क्यों कर रहे हैं, अब 20%। अबू आजमी से अभी कुछ ही देर पहले हमने बातचीत की थी, वो बातचीत पहले सुनिए। इस वक्त हमारे साथ अबू आजमी जुड़े हुए भी हैं, सीधे मैं उन्हीं की बातें सुनवाती हूं। पहले बयान सुनवाते हैं हम।
चलो मैंने माना, पूरे देश में मुसलमान इकट्ठा हो गए। कितने परसेंट? 15%। वो कितने हैं? 85%। अबू आजमी को पहचानते हैं शौकत जी? सुन लिया ना क्या कहा था उन्होंने? 15% मुस्लिम्स। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए चुनकर नहीं भेजा कि आप इस तरह की बात करें। यानी मैं हमारी समाजवादी पार्टी मुझे खुशी हुई कि आपने ये बातें कही, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कहा कि जिसने वोट दिया है उसके भी सीएम है, जिसने नहीं दिया है उसके भी सीएम है, वो मुस्लिम के भी, वो हिंदू के भी, वो हर धर्म के सीएम है। लेकिन फिर आप क्यों कैटेगरी में डाल रहे हैं? आप क्यों, अगर वो 20% कह रहे हैं तो आप क्यों मुस्लिम कह रहे हैं? आप क्यों 15% को आगाह कर रहे हैं? रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी भरसक प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो ध्रुवीकरण का हो। उत्तर प्रदेश की आवाम को तमाम चीजें भूलने पे मजबूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया इस तरह का स्टेटमेंट देके उत्तर प्रदेश की आवाम को गुमराह करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करना। लेकिन अभी आपकी सहूलियत के लिए मैं अबू आजमी को सुनवा चुकी हूँ। 15% का वो बयान दे रहे हैं तो 15% का वो बयान दे रहे हैं तो ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। 15% का बयान वो दे रहे हैं, ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। आप बताइए जी। उसी 15% ने योगी आदित्यनाथ जी को वोट भी दिया है। उसी उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ को 5 साल तक सरकार चलाने का मौका भी दिया है। उसी उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने मौका दिया है। उन्होंने कहा तो कि सबका साथ सबका विश्वास। शलभ जी आप ही जवाब दीजिए, बेहतर तरीके से आप ही बताइए। शलभ जी बोलेंगे। शलभ जी आप ही बोलिए। देखिए, मैंने कहा ना कि जिनकी भावना जैसी होती है, 15% की बात इन्होंने की। इनके जो नेता आते हैं वो कहते हैं कि देश भर के मुसलमान एक हो जाओ, तो इनकी तो भावना वैसी है। मुख्यमंत्री जी की पूरी बात अगर आप सुनिएगा तो उन्होंने 80 बनाम 20 की बात की। 80 बनाम 20 से बहुत स्पष्ट है कि राम भक्तों पर जो लोग गोलियां चलने से खुश होते थे वो 20% वाले हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलने से दुखी होते थे वो 80% वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश में आतंकी धमाके करने वालों के साथ खड़े होते थे वो 20% है। जो आतंकी हमले करने वालों के खिलाफ एटीएस का सेंटर बनाते हैं देवबंद में जाके वो 80% है। जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने पर खुश होते थे वो 20% है। जो आतंकवादियों के खिलाफ फांसी करवाने का प्रयास करते थे वो 80% है। जो 400 दंगे अपनी सरकार में कराते थे और जिनके दंगों पर लोग शामिल होते थे और खुश होते थे वो 20% है। और जो दंगों का मुकाबला करते थे, जो दंगों को झेलते थे, जो दंगों में प्रताड़ित होते थे और चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन हो वो 80% है। जो बाबा विश्वनाथ धाम बनने से खुश है वो 80% है। जो बाबा विश्वनाथ धाम बनने से दुखी है वो 20% है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने मुख्यमंत्री जी की पूरी बात सुनी होती तो आप ये नहीं कहते। उन्होंने कहा है कि हम दोबारा से सरकार बनाएंगे और जब सरकार बनाएंगे तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पहले भी किया, आगे भी करेंगे। मैं चुनौती देता हूँ, आप हमारी एक स्कीम बता दीजिए कि जो राशन बांटा है, मुफ्त राशन डबल इंजन सरकार ने, या कोई जाति धर्म देकर दिया है, या कोई क्षेत्र देकर दिया है। जो बिजली घर घर तक पहुंचाई है या कोई जाति धर्म देकर दिया है। लेकिन आपकी मानसिकता ऐसी है कि जो मोदी को टुकड़ों टुकड़ों करने वाले का बयान देते हैं उनको समाजवादी पार्टी रिजवान अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं जी। रिजवान अहमद, इससे पहले जो आप बातें बता रही हैं कि कोई फर्क नहीं किया गया, जब योजनाएं सामने आई तो कोई फर्क नहीं किया गया, इन्हीं बातों को विस्तार दे रहे थे रिजवान अहमद। मैं चाहती हूँ रिजवान अहमद एक बार बहुत ही कम शब्दों में अगर आप फिर से ब्रीफ कर पाए, क्योंकि पार्टियां ध्रुवीकरण का जिक्र कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप बातें रखिए अपनी। देखिए, ऐसा है कि मुसलमान को या सेकुलर ताकतों को इस देश की मुसलमान को भड़काने का पता नहीं क्यों शौक है। एक नारा दिया गया, देश के गद्दारों को, पूरा नारा दोहराना पड़ेगा, माफी चाहता हूं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, मैं भी मुसलमान हूं, सुन्नी मुसलमान हूं, इसी देश की पैदाइश है, मेरे दादा की, मेरे नाना की। इस नारे से मुसलमान क्यों परेशान हुआ? भाई, इस नारे से मैं तो आज तक परेशान नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं बिल्कुल मारो जी। अब अगर ये 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं तो वो 20 वो हैं जो आज भी भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति नहीं मानते हैं, भारतीय संस्कृति पर गौरव महसूस नहीं करते हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या मतलब? हम 80% लोग भारत की संस्कृति पर गर्व करते हैं। हो सकता है योगी इन्हीं 80% की बात कर रहे हो। आप भी भारत की संस्कृति पर गर्व करिए, आप भी उस 80% में शामिल हो जाइए, क्या प्रॉब्लम है? शौकत जी,
जवाब मिल चुका है आपको, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश वो की मुखिया मुस्लिम है, को वो रिजवान अहमद है, उन्होंने अपने आप को 80% में काउंट कर लिया। आप कह रहे हैं 20% मतलब मुस्लिम, उनका नाम रिजवान है। मैं भी उनके बयान का स्वागत करता हूं, हाँ। लेकिन उनसे पूछना जरूर चाहता हूं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी को, तमाम लोगों ने वोट देने का काम किया हो। हाँ। वो पूछना चाहते हैं, उनकी मैं आवाज बनकर ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे बताइए कि वो 20% कौन लोग हैं अपराधी। तो मुझे लगता है इतने 20% नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य अगर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 20% अपराधी होंगे तो फिर वो नारा भी आपका झूठा हो जाएगा कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, वो भी झूठा साबित हो जाएगा। अगर आपकी नजर में आज उत्तर प्रदेश में 20% अपराधी हैं तो मैं कहूंगा कि 80% की आबादी आज अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही, जो आप नारा लगाकर उत्तर प्रदेश में आए थे कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, और 20% अपराधी अभी भी उत्तर प्रदेश में है और आपकी सरकार है, यहां भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। यह नारा भी आपका झूठा साबित हो गया। तो मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे किसको निशाना कर रहे थे, वो अपने बयानों में चलिए, शलभ मनी जी हैं हमारे साथ, एक बार फिर मैं उनका रुख करूंगी तो मैं ये सवाल का जवाब ले लूंगी, लेकिन पंकज जी के पास मैं बहुत देर से गई नहीं हूँ। पंकज जी, मैं आपका रुख करती हूँ। ध्रुवीकरण का जब जिक्र आता है तो इस देश के तमाम चुनावों का जिक्र होता है, तमाम चुनावों का इतिहास याद आता है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है, लेकिन जब कहा नहीं गया है उसे ही क्यों समझा जा रहा है? 80 बनाम 20 में आप भी मुस्लिम ही क्यों समझ रहे हैं? अरे रीमा जी, आप वाकई या तो भोली हैं या फिर कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। यही आप लोगों ने रट्टा लगा लिया, रट्टा लगा लिया। आप एंकर हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कांग्रेस पार्टी के पूरे इतिहास को यहाँ रख दूं क्या? मैं रख दूं? क्योंकि डिबेट में इतना वक्त नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे बीजेपी का प्रवक्ता बना सकते हैं? इस देश में ध्रुवीकरण शब्द कहां से आया? शलभ जी के पास मैं जाना चाहूंगी। शलभ जी, ध्रुवीकरण का जिक्र आता है तो आपको क्या ख्याल आता है? धैर्य नहीं है ना आप में, मेरा जवाब धैर्य नहीं है ना। अरे भाई मत बुलाया करो। नहीं, बिल्कुल हम सुनेंगे ना, क्योंकि अब आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। जो आरोप लगा है, मैं आप पे निजी हमले तो करूंगी नहीं, मैं आप शब्दों का इस्तेमाल करूंगी नहीं। आप चूंकि इस तरीके से बात करेंगे, आप बात करने मत दीजिए, मत बुलाया करिए। नहीं, मैं कहता हूं कि आप जो सवाल आप मेरे गेस्ट हैं तभी मैं चुप हूँ। आपने इतनी बड़ी बात कह दी और मैं चुप हूँ। करके देख लीजिए, आप मेरे हर बात की बोल रही हैं। मैं वही बोल रही हूँ ना कि वक्त की कमी है, वरना मैं पूरा इतिहास यहाँ उठा के रखती कि ध्रुवीकरण का जिक्र कब से आया, ध्रुवीकरण शब्द आया कहाँ से, भारतीय चुनावों में आया कहां से ध्रुवीकरण। ये मैं अभी शलभ ठीक है, आप अपनी बातें पूरी कीजिए, फिर मैं शलभ जी के पास जाती हूँ। देखिए, बड़ा आसान है 20% को हमको समझना बहुत आसान है। जो सीएए प्रोटेस्ट के दौरान, नागरिकता संशोधन कानून के प्रोटेस्ट के दौरान तो पुलिस वालों को, शलभ जी को सुन लीजिए, फिर मैं पंकज जी आप ही से बात करूँ। पंकज जी आप ही जवाब दीजिएगा, मैं बीच में आऊंगी। पंकज जी मैं नहीं आऊंगी बीच में, शलभ जी के बोलने के बाद आप बोलिए। जी शलभ जी। देखिए, बहुत आसान है। जो सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान आम लोगों पर पेट्रोल बम फेंक रहे थे, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, पुलिस की गाड़ियां जला रहे थे, वो 20% है। जो लोग उसके खिलाफ थे वो 80% है। जब योगी जी का बुलडोजर चलता है, माफियाओं की संपत्तियों पर निस्ताराबूद करता है, जो लोग खुश होते हैं वो 80% है। शलभ जी अभी बोल रहे हैं, पंकज जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट है, उनके बोलने के बाद आप ही को बोलना है। माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उस पर गरीबों के मकान बनाए जाते हैं। तो जो लोग खुश होते हैं वो 80% है। जो लोग दुखी होते हैं कि साथ माफियाओं की प्रॉपर्टी क्यों जब्त की गई, उनकी प्रॉपर्टी पर क्यों गरीबों की आवाज बनाए गए, वो 20% है। उत्तर प्रदेश की जनता खूब पहचानती है कौन 80% है, कौन 20% है, और ये चुनाव 80-20 पर होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 80-20 के मुद्दे पर चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेगी और प्रचंड बहुमत से हम 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि 20% वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले दंगे कराए, जिन्होंने 2017 के पहले निरपराध लोगों की हत्याएं की, जिन्होंने गरीब लोगों की प्रॉपर्टियों पर कब्जे किए, जिन्होंने गरीब लोगों की हक लूटा। ऐसे 20% लोगों का मुकाबला चुनाव में करेंगे, उनको परास्त करेंगे, 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। जब सरकार में आएंगे तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जिस भावना के साथ हम काम करते आए हैं, दोबारा उसी भावना से काम करें। जी अब जवाब दीजिए पंकज जी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, एक सरकार बनती है, उसके कुछ वायदे होते हैं। देखिए ये सब बातें क्यों हो रही है, 80%, 20%, जाने दीजिए क्या उनका मंशा है।
ये हो क्यों रही है? अरे भाई आपकी कॉपी जची हुई है। नीति आयोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में फिसड्डी है। नीति आयोग कह रहा है कि जहां गरीबी का मसला है, उत्तर प्रदेश जो तीसरे नंबर का सबसे गरीब प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार वहां पर बनी हुई है। बेरोजगारी का सवाल आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में नौजवान अभी 20% वाले नहीं है। आप अभी 20% वाले नहीं है, जिसमें अरे उत्तर प्रदेश में जिसको तरक्की से तकलीफ होती है। जब गरीब को डबल राशन मिलता है तो तकलीफ आपको होती है। आप भी 20% है। जब आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आपको तकलीफ होती है। आप भी 20% वाले हैं। जब अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है आपको कष्ट होता है। आप भी 20% वाले हैं। जब दंगाइयों की चपड़ी उधेड़ी जाती है आपको तकलीफ होती है। आप भी 20% वाले हैं। जब मुख्तार आतिफ जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है आप भी नींद उड़ती है। आप भी 20% वाले हैं। अरे एनसीआरबी क्या करे और जो नीति आयोग आप भी 20% वाले हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में आतंकियों के मुकदमे वापस लिए हैं तब आप खुश थे। आज आतंकियों के खिलाफ एटीएस से कमांडो सेंटर बन गया। आप दुखी हैं। उत्तर प्रदेश में गरीबों को राशन मिल रहा है मुफ्त में। आप दुखी हैं। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है। आप दुखी हैं। तो आप 20% वाले हैं। लेकिन 80% जनता, माताएं, बहनें, नौजवान, किसान, गरीब, वंचित सब खुश है। वो 80% में है। तैयार रहिए, ये मुकाबला होने जा रहा है। 80-20 का मुकाबला है और 80 हमेशा भारी पड़ता है। 20 वाले गलतफहमी मत रहे। 80 हमेशा भारी था, भारी है और भारी रहेगा। आप 15% की चिंता करते रहे। आप 15% की चिंता करते रहिए। आप 15% को नाम बंद करते रहिए। हम 80% के साथ चढ़े हुए हैं। 80% के साथ सरकार बनाएंगे। 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। शलभ जी और पंकज जी, मैं आप दोनों का रुख करूंगी। और भी हमारे साथ मेहमान हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ अबू आजमी जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उनका रुख करती हूं। और चूंकि योगी आदित्यनाथ ने जो ये बयान दिया है नेटवर्क 18 से बातचीत करते हुए, उस बातचीत के जरिए मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि योगी जी ने जो बयान दिया है, योगी आदित्यनाथ ने, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये सब लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करके कहीं ना कहीं जो है इसको हिंदू और मुस्लिम में बांट रहे हैं। मैं अगरचे आरएसएस या बीजेपी के फिरका परस्ती कम्युनलिज्म के खिलाफ हूं, तो मैं ऐसे लोगों के भी खिलाफ हूं जो मुस्लिम के नाम पर आकर देश में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ये मेरा देश जो है ना, ये कहते हैं ना कि ये लाल, हरे, पीले, गुलाबी, बैगनी और सफेद फूल खिलते हैं तो बनती है बाहर एक गुलसिता। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी भी जब साथ चलते हैं तो चलता है मेरा हिंदुस्तान। अच्छा, एक सवाल हम सबके जहन में है कि अगर योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20% का जिक्र करते हैं तो आप 20 का मतलब मुस्लिम सीधे कह देते हैं और आप सीधे सीधे मुस्लिमों को कहते हैं कि आप एक हो जाओ, 15% बनाम 85% कर दो। ये बयान किस तरीके से हम देखें? अगर कहीं आप दिखा देंगे ना, मैंने ये कहा था कि कुछ लोग हैं कहते हैं कि अपनों को वोट देना, दूसरों को वोट दोगे तो अल्लाह नाराज होगा। अपनों का नेता बनाना, अपना लीडर अपना बनाना नहीं दोगे तो फरिश्ते बद्दुआ करेंगे, आप शरीयत के खिलाफत करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लोग जो है ना, ये लोग इस देश में अलगाव चाहते हैं। 15% इकट्ठा हो जाए पूरे के पूरे तो भी कुछ नहीं कर सकते। हम जब तक पूरे के पूरे 100% एक साथ नहीं रहेंगे, जब तक इस देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। हम सब एक साथ रहना चाहिए। और जितने मुसलमान हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूं अलग जाओ, ये मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इस देश के हिंदुओं से कहना, सुनिए मैंने ये भी, मैं एक मिनट, एक्सक्यूज मी, नहीं मेरी एक बात सुन लीजिए ना प्लीज। मैंने भाषण में 50 जगह ये बोला है कि मुसलमानों, अगर तुम प्रॉफिट को मानते हो तो तुम आज जाकर अपने मोहल्ले में हिंदू भाइयों से कह देना कि भले यहां बहुत सारे हिंदू ज्यादा रहते हैं, लेकिन मैं एक मुसलमान हूं। अगर रात को 3 बजे किसी हिंदू भाई को खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने पड़ोसी, जो मुझे प्रॉफिट ने कहा है, उसकी जान बचाने के लिए मैं अपना परम कर्तव्य जाऊंगा, अपने बदन का खून हिंदू भाई को दूंगा और इस देश के अंदर एकता बढ़ाऊंगा। लेकिन तो कभी टीवी दिखाते नहीं है। एक सवाल मैं जरूर आपसे समझूंगी, आप हिंदू मुस्लिम को क्यों अलग कर रहे हैं इतनी बातें करते करते? नहीं, हम कहते नहीं, हम तो कहते हैं मुसलमान हिंदू भाई के साथ रहो, अलग मत रहो। मगर ये बोलिए ना कि ये योगी जी ये कहे ना कि मैं इस देश में रहने वाले हर मुसलमान को ये गारंटी देता हूं कि तुम्हारे साथ कोई भी गलत हरकत नहीं होगी। कोई भी, सुनिए, अगर ये कहेंगे नहीं, सुनिए,
तो पर मोदी जी उनको गिरफ्तार करें जो लोग जी। धर्म संसद करके कहते हैं कि हम 20 लाख को मार देंगे, मुसलमानों के यहाँ के सामान खरीदना मना करो, इनके साथ उठना बैठना मना करो, इनको बाइकआउट करो, इनको निकाल देंगे देश से। अगर इसी देश के अंदर कुछ लोग इस तरह का धर्म संसद करके या जमा होकर के शपथ लेंगे और हजारों लोगों को शपथ दिलाएंगे, तो मैं समझता हूं कि जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, चाहे देश के कोई लोग भी हों, उन सबको ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा सख्त कार्रवाई लेना चाहिए कि इस देश और के अंदर अबू नफरत खत्म आजमी हो जाए। इस कहाँ वक्त करते हमारे हैं साथ लोग? थे। ये अब मैं सीधे मुंह में राम, रिजवान बगल में अहमद छुरी। का रुख करती हूँ। रिजवान जी, आपने सुना अबू आजमी को, आपके जहन में क्या आ रहा है? सीधे सीधे 15% कहा जा रहा है, क्या यही लोग हैं जो बांटने की कोशिश करते हैं? एक सवाल पूछा था कि ध्रुवीकरण शब्द राजनीति में कहां से आया। आप एक सवाल पूछ रही थी जी, कांग्रेस पार्टी से पूछ रही थी मैं। 100 साल 110 साल पहले जब मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम मांगा था 1910 में, तब पहली बार ध्रुवीकरण का शब्द आया था। उसके बाद 1947 में मजहब के नाम पर जब दूसरा देश मांगा, तब ध्रुवीकरण का शब्द आया था। उसके बाद 1990 में जब इंदिरा गांधी ने शाही इमाम बुखारी से मुसलमानों को फतवा दिलवाया था कि कांग्रेस को वोट देना, तब ध्रुवीकरण का शब्द आया था। उसके बाद 2005 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दे दी थी और मुसलमान कहते थे मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तब ध्रुवीकरण का शब्द आया था। अगर आज की तारीख में देश में ध्रुवीकरण है तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी 110 साल का मैंने इतिहास बताया है मुसलमानों के ऊपर है। पंकज जी, आपको जवाब मिल चुका है जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी? नहीं, मेरा कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सवाल ही नहीं है। आप गलत सवाल कर रहे हैं। मैं ये सवाल आपसे कर रही थी ना, क्योंकि आप मेरे पे आरोप लगा रहे थे। आप मेरे पे आरोप लगा रहे थे। आपको पता चल गया, ध्रुवीकरण का पता चल गया इतिहास आपको? ध्रुवीकरण का इतिहास पता चल गया ना? भारत चलता है संविधान से। इतिहास में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बुरा है। इतिहास बोध हो तो मानते हैं ना कि ध्रुवीकरण बुरा है, और ध्रुवीकरण जहां से आया वो बुरा था। ध्रुवीकरण बुरा है। ध्रुवीकरण करने वाला किसी भी रंग में हो बुरा है। सीमा जी, एक बात रह गई थी, एक बात रह गई थी। बोलिए 15 सेकंड देंगी? 15 सेकंड। रिजवान जी बोलिए। अरे भाई, 15 सेकंड। जी हाँ, बोलिए। 15 सेकंड। रीमा जी, इस तरह से बहस नहीं होती। नहीं, एक लाइन उनको बस एक पॉइंट मेंशन करना है। और दूसरी बात, आप बोलते हैं और फिर मैं भी बोलूं क्या? और दूसरी बात पंकज जो जी, बस अबू उन्हें एक आजमी पॉइंट साहब ने मेंशन बोला, करना है। जी, अरे आदर्श आचार जो दूसरी बात सीमा जी, रीमा, जो अबू आजमी साहब ने बोला हाँ। कि क्या योगी जी इस बात की 20% मुसलमानों को गारंटी दे सकते हैं कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये गारंटी कभी कांग्रेस ने दी थी? और अगर ये गारंटी समाजवादी पार्टी ने दी थी, तो समाजवादी पार्टी के 5 साल में उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े 100 दंगे कैसे हुए, फिर मुजफ्फरनगर कैसे हुआ? तो क्या अबू आजमी साहब यही सवाल अखिलेश यादव से पूछेंगे जो वो योगी जी से पूछ रहे हैं? सवाल मुझसे करती है, जवाब दूसरों से लेती हैं। मैं आप ही के पास लौट रही हूँ। नहीं, मैं आप पंकज जी, मैं आप ही के पास लौट रही हूँ। मैं आपसे अब ये भी एक सवाल मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तो सवाल जो रिजवान जी ने पूछा उसका जवाब तो दीजिएगा ही, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछ रही हूँ कि जिस 20% का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें से जो आपके चहेते चेहरे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे इमरान मसूद, वो अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं। देखिए, एक चीज जान लीजिए, जब बाहर आती है ना तो उससे पहले पतझड़ आता है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार एक नई राजनीति करने की, खासतौर पर महिलाओं को केंद्रित करके एक नई राजनीति की बड़ी रेखा खींच रही है। राजनीति का रसायन बदल रही है। देश के इतिहास में पहली बार जब महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किसी पार्टी ने किया है, और ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी, ये आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में और लोकसभा चुनाव में भी नजर आएगी। तो जाहिर है एक बड़े परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं। बहुत से जो कमजोर पत्ते होते हैं ना, वो ऐसे में टूट जाते हैं। आपके नेता ने सीधे एक लाइन मेंशन कर दिया कि लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। एक लाइन में ब्रीफ किया। ये उनकी समझ है, उनकी समझ उनको जो है वो एकदम उसके लिए उनको शुभकामनाएं। सच्चाई ये है कि पिछले 4 साल से 3 साल से अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों में बतौर विपक्ष कोई लड़ता नजर आया है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी है। अगर आप पत्रकार हैं तो आपने देखा होगा
तमाम तस्वीरें देखी होंगी। शौकत जी, तो आप क्या कर रहे थे इतने दिनों से? शौकत जी, आप क्या कर रहे थे? मुझे लगता है ये सारे वही मुझे लगता है चलिए, मैं संपूर्ण शौकत उत्तर प्रदेश ने जी। जाति के नाम पर यूनाइट होके लड़ाई करना चाहते हैं। इनके पास कोई नैरेटिव है ही मैं शौकत जी से समझ लेती हूँ। शौकत जी क्या कर रहे थे इतने दिनों से? आप क्या कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सड़कों पे थे, हम मुद्दे उठा रहे थे। रीमा जी, एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, जब सत्ता में बैठी पार्टी ये कहे कि हमारा मुकाबला समाजवादी पार्टी से, तो जाहिर सी बात है संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए अगर कोई लड़ रहा होगा उसी की बात सत्ता कर रही होगी। तो सत्ता अगर कहे कि हमसे अगर किसी की लड़ाई है और सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर अगर कोई हमारे सामने खड़ा है और समाजवादी पार्टी का नाम लिया जाए तो हम कहेंगे हमने कुछ किया है। उत्तर प्रदेश की सरजमी पे हमने आवाज उठाने का काम किया है, हमने मजलूमों की आवाज उठाने का काम किया है, हमने किसानों की आवाज उठाने का काम किया है, हमने नौजवानों की आवाज उठाने का काम किया है। तभी संपूर्ण उत्तर प्रदेश भरोसा करने के लिए ललायत है हमारी तरफ। ये जो उत्तर प्रदेश में जनसैलाब उमड़ा, यूं ही नहीं उमड़ा है, यूं ही ये भीड़ नहीं आ जाती है, ये पैसे पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का वो नौजवान, वो आवाम है जो आज अखिलेश यादव पे भरोसा करने के लिए तैयार बैठी है। वो जानती है कि ये 4.5 साल में अगर जन विरोधी सरकार के खिलाफ कोई मजबूती से लड़ रहा था, मजबूती से बात रख पा रहा था, मजबूती से हमारी आवाज उठाने का काम कर रहा था। पंकज जी ने जिक्र किया था इस सवाल का कि आप कुछ नहीं करे, इसलिए मैं इस टॉपिक पे आ गई थी। मैं फिर मुद्दे पे वापस लौटती हूँ और शलभ जी का रुख करती हूँ। शलभ जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी कांग्रेस पार्टी को आप बहुत देर से सुन रहे थे, उनका तेवर भी देख रहे हैं और किस तरीके से वो परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, अब बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि क्या अगर 20% बोलने के बाद अगर मुस्लिमों को एकदम सीधे सीधे ये 15% कह के बातें कर रहे हैं या 20% कह के बातें कर रहे हैं, तो आपको खतरा महसूस हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, मैं तो सबकी बातें सुन रहा था। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जिसने उत्तर प्रदेश में सकारात्मकता का भाव देखा है, जिसको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शानदार काम हुआ है, विकास के काम हुए, अपराधियों आतंकियों का सफाया हुआ, वो 80% में है। सपा, बसपा, कांग्रेस, जो इमरान मसूद कहते हैं कि प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काट दूंगा, जिसकी दंगाई मानसिकता है, वो पहले कांग्रेस में था, अब सपा में आ रहा है, वो 20% में है। उत्तर प्रदेश की जनता इन 20% वालों का इलाज करेगी। ये वो आदमी बैठे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। 4 दिन पहले उन गाँव में कह रहे थे कि 15% एक हो जाओ, मुकाबला करना है। तो ये हमारे लिए 20% में है, इनका भी इलाज करेंगे। 80% उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनका इलाज करना जानती है। ये कहते हैं शरीयत खतरे में है। अरे बाबा साहब के संविधान से हिंदुस्तान चलेगा, आपकी शरीयत के पन्ने से नहीं चलेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारत है, इसमें आप शरीयत नहीं चला सकते। और आप वही है ना जो ये कहते हैं कि अकेले में बेटी देखकर भी शैतान पैदा हो जाता है। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनके अंदर मन में अकेले में बेटी देखकर भी शैतान पैदा हो जाएगा, तो जो दूसरों की बेटियों को देखते होंगे तो कैसे शैतान पैदा होते होंगे इनके मन में, ये आप खूब समझिए। इसलिए ये 20% में है। जिनके मन में अपनी बेटी को अकेले देखकर भी शैतान पैदा होता है वो 20% है, और जिनके मन में दूसरे की बहन देखकर, दूसरे की बेटी देखकर भी अपनी बहन और बेटी दिखती है, वो 80% में है। ये 80% 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है वो 20% वालों का भरपूर इलाज करेंगे, और इलाज करने के बाद जो सरकार आएगी वो दोबारा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करेगी। शौकत अली, मणि त्रिपाठी जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे और जिस तरह मुसलमानों को एकदम टारगेट करके बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो जो बयान था 80 वर्सेस 20 वाला, वो इसी तरीके का था। ये चाहते हैं कि उन्होंने इमरान मसूद के बयान को कोट किया, आप उस पे भी बोलिए। इमरान मसूद के बयान को उन्होंने कोट किया, उस पे भी बोलिए। रीमा जी पूरी बातें सुन लीजिएगा, पूरी बातें सुन लीजिएगा। जितनी देर बोले मैं बड़ा धैर्य पूर्वक सुन रहा था कि वो क्या क्या बोले जा रहे हैं। आवेश में आके ना जाने क्या क्या बोले जा रहे थे। ये जो आवेश है ये इसलिए है कि उत्तर प्रदेश से आज इनकी सरकार जाने के कगार पे, उत्तर प्रदेश की आवाम इनसे नाराज बैठी है। ये उत्तर प्रदेश में चाहे मंच की बात करें, टीवी चैनलों की बात करें, जब भी मंच पे उतरे हैं तब भी, चाहे उत्तर प्रदेश के मुखिया हो या दिल्ली सरकार के मंत्री हो या दिल्ली सरकार के देश के प्रधानमंत्री हो, तब भी ये लोग सिर्फ अपनी योजनाएं गिनाने के बजाय विपक्ष पे दोषारोपण करने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश की आवाम ने इनसे कई बार सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश के महाराज हमें सिर्फ इतना। शलभ जी, आपके लहजे से दिक्कत है उन्हें। शलभ जी, जी सवाल मुझसे पूछा क्या? जी मैं आप ही से पूछ रही हूँ। उनका कहना है शौकत अली का कि आपके लहजे से उन्हें दिक्कत है। एक बार दोहराएं, आपकी आवाज तो आ रही है। दरअसल अभी शौकत अली जब आपके सवाल का जवाब दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि आप भावावेश में आके अपने गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लहजे का, ये बातें वो कह रहे थे।
अरे मैंने कौन सा गलत कहा? ये तो आपके टीवी चैनल पे अबू आजमी साहब ने इंटरव्यू दिया था और क्या कहा था कि बेटी अकेली भी हो घर के अंदर उसको अकेले, सुनिए तो, तौर पे कहा बेटी कि घर में हमने अकेली किन भी हो लोगों तो के भी लिए कहा शैतान है। जगता है। अब इससे ज्यादा तो कोई सोचिए सफाई नहीं दे समाजवादियों की सकता सोच क्या है। है? इससे ज्यादा ये लाल स्पष्टीकरण टोपी कोई वालों की नहीं सोच कर क्या सकता है? है। बहुत घर साफ में तौर पे बेटी के कहा साथ कि किन अकेले हैं लोगों तो के भी लिए शैतान हमने कर कहा रहा है। है। ये दूसरे की बेटी और दूसरे की बहन के साथ क्या करते होंगे? लेकिन मैं इसीलिए कहता हूँ कि जिनके मन में अपनी बच्ची के साथ भी अकेले रहने पर शैतान जगता है वो 20% है। जिनके मन में दूसरे की बहन बेटी देखकर अपनी बहन बेटी नजर आती है वो 80% है। इसमें गलत क्या है? ये तो आपके चैनल पे इंटरव्यू देकर गए थे, ये तो अपने उन्नाव में जाके भाषण दे रहे थे कि 15% एक हो जाओ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, ये 20% लोग हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि डेनमार्क में एक छोटा सा कार्टून छपता था और उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले सड़कें खून से लाल कर दी जाती थी। क्यों? क्योंकि पैगंबर साहब का कार्टून छप गया है। कहाँ छपा है नाम भी नहीं पता, कौन से अखबार में छपा है नाम भी नहीं पता। तो जो लोग इस कार्टून के नाम पर दंगे करते थे, उत्तर प्रदेश की सड़कें खून से लाल करते थे, वो 20% हैं। और जो लोग इन दंगों का शिकार होते थे, इस प्रताड़ना का शिकार होते थे, वो 80% हैं। इन 80% लोगों ने 2017 में सरकार बनाई थी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। 2022 में यही 80% लोग दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और दोबारा से, अभी तो आपने 2017 से लेकर 22 तक फिल्म का ट्रेलर देखा है। रिजवान अहमद भी तो शलभ जी हमारे साथ हैं। आप देखिएगा जी। देवबंद में एटीएस का सेंटर तैयार हो गया है। देवबंद में एटीएस का कमांडो सेंटर क्यों तैयार किया गया है? 22 के बाद देखिएगा। अभी तो ट्रेलर देखा है। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, अभी ट्रेलर है। 22 के बाद देखिएगा क्या होता है, कैसे ब्रज विकास परिषद मथुरा में शानदार काम कर रहा है। अभी आपने ट्रेलर देखा है, असली फिल्म 22 के बाद देखिएगा। शौकत जी फिल्म अभी बाकी है, ये कहना है शलभ जी का। मैं रिजवान जी इस बीच आपके पास आऊंगी, पहले शौकत अली आप बोल लीजिए। फिल्म अभी बाकी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सलमणि त्रिपाठी जी। पिक्चर अभी बाकी थी और पिक्चर परिवर्तन की ओर है। हमेशा थिएटर में एक पिक्चर चलने के बाद पिक्चरें बदल जाती हैं और पिक्चर बदलने जा रही है। सलमणि त्रिपाठी जी इसको स्वीकार कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि थिएटर पुराना हो गया था, फिल्म पुरानी हो गई थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि पिक्चर हटाइए, हमें दूसरी पिक्चर देखनी। अब नई पिक्चर चालू होने जा रही। इसके लिए सलमणि त्रिपाठी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, इसके लिए इनको धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के नौजवान ने परिवर्तन की बात कर दी है, परिवर्तन की लहर चल उठी है। अब ये कुछ भी चिल्लाते रहें, कितना भी ध्रुवीकरण करते रहें, कितना भी माहौल बनाते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम ने ये फैसला कर लिया है कि हमें परिवर्तन करना है। अब पिक्चर बदलनी है हमें। ट्रेलर जितना दिखाना था दिखा चुके, पिक्चर आपकी पुरानी हो गई है। पिक्चर किसकी बदलती है इसके लिए तो हमें 10 मार्च का इंतजार करना होगा। तारीख का ऐलान हो चुका है। लेकिन रिजवान जी के पास मैं एक बार फिर से जाती हूँ। रिजवान जी, आप बहुत बेबाकी से, बहुत साफगोई से तमाम बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपसे जानना चाहती हूँ कि जब 15% का जिक्र इस तरीके से खुलेआम होता है, मुस्लिमों का नाम लिया जाता है और 20% में नाम नहीं लिया जाता है, वहां कोट किया जाता है, तो आप जैसे जो मुस्लिम्स हैं जो बोलते हैं खुलकर, वो क्या महसूस करते हैं? मैं तो बस इतनी बात महसूस करता हूं, बिकॉज मैं एक एडवोकेट भी हूं, कि आदमी ने क्या बोला वो तो सुनो और क्या नहीं बोला। अबू आजमी साहब ने आपसे अभी बोला, बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे वो अपनी विचारधारा को लेके कि 15% हो कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छी बात है भाई, जब 35% हो जाओगे कुछ कर पाओगे तब एकजुट हो जाओगे। जब 50% हो जाओगे तब कुछ कर पाओगे तो क्या एकजुट हो जाओगे? ओवैसी बोलते हैं कि मुसलमान मजबूरी के मारे चुप है, समय आएगा। अरे मैं मुसलमानों से कहता हूं और सेक्युलर पार्टी के मुस्लिम नेताओं से कहता हूं जो आपके शो पर भी बैठे हैं जी, पहले जो मुसलमान अपने मुंह से गंदगी उगल रहा है, जहर उगल रहा है, तुम उसको रोको, उसको टोको। अगर धर्म संसद हरिद्वार में हुआ तो क्या हिंदुओं ने उसका समर्थन किया? नहीं किया। मीडिया ने समर्थन नहीं किया, इंटेलेक्चुअल हिंदूज ने समर्थन नहीं किया, सबने उसकी आलोचना करी। तो हम मुसलमान लोग हमारे लोग जो जहर उगलते हैं उनकी आलोचना करनी कब शुरू करेंगे? जब वो शुरू करेंगे सांप्रदायिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। चलिए आखिरी कमेंट में शौकत अली आपसे लेना चाहूंगी। आपने सुन लिया, क्या कहेंगे आप? सीधे सीधे आरोप आप ही जैसी पार्टियों पे लग रही है जिन्होंने हमेशा कहा कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं, लेकिन छलने का आरोप भी समानांतर लगते रहा। देखिए रिजवान जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन समय देखकर ये भी बह जाती है।
समय की धारा जिस तरफ चल रही होती है उस तरफ नहीं जाते हैं, जिधर समय नहीं जा रहा होता उधर चले जाते हैं। मैं इनसे कहूंगा हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। इनको तो उस वक्त भी विरोध पे उतर आना चाहिए था जब एक जितेंद्र त्यागी हैं वो भी अब शब्द कहने का काम कर रहे थे। पता नहीं इनका कैसा जमीर है, हो सकता है उस वक्त इनको गुस्सा ना आया हो, लेकिन तमाम लोगों को गुस्सा आ जा रहा था। इनकी जानकारी नहीं, इसलिए इनकी जानकारी मैं बता देना चाहता हूं। तमाम ऐसे मौलाना हैं जिनका हम लोगों ने मुखर होकर विरोध भी किया है, राजनीतिक दल में रहते हुए विरोध किया है, और अपनी पार्टी में वो लोग सांसद हो गए फिर भी उनका विरोध किया है। इनकी जानकारी में नहीं था, इसलिए इनको याद दिला दे रहा हूं। ये विद्वान व्यक्ति हैं लेकिन मेरे मुसलमानों भाई, के जो रहनुमा आदमी नहीं। ये कहता चलिए है वक्त की कमी है, सुन लीजिए, अरे वक्त की कमी है। आगे भी इस मसले पर हम बातचीत करेंगे और समझने की आप सभी से कोशिश करेंगे कि क्या जो 80 बनाम 20 की बातें हो रही है उसका वही मतलब है जो सियासी पार्टियां सोच रही है या कुछ और मतलब है। हालांकि इस बीच ये पब्लिक को भी तय करना है और पब्लिक के लिए अभी तकरीबन 2 महीने का वक्त है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम मिलेंगे अगले दिन। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।